नाजरीन, जब से लेकर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गिरी है, या मुझे कहना चाहिए प्रो इंडिया गवर्नमेंट गिरी है, तो इंडिया के अंदर आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व की दीगर जमातें इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम सियासत खेल रही हैं और इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। एक दो रोज पहले जब बांग्लादेशी लीडर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब ने मोदी को कॉल की, तो उस कॉल के अंदर भी मोदी हिंदू मुस्लिम सियासत खेलता हुआ नजर आया और उस कॉल के अंदर भी मोदी ने यह मेंशन करना जरूरी समझा कि लेक्चर दें यूनुस साहब को कि देखें वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मोदी ये बातें कर रहा था ना फोन पे, तो उस वक्त महाराष्ट्र का जो इंडिया का इलाका है, महाराष्ट्र में बहुत सारे इलाके बंद थे। जब मोदी ये भाषण झाड़ रहा था ना, देखो माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, उसी वक्त महाराष्ट्र बंद था और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों के अंदर एक तरह के कर्फ्यू हमें नजर आया एक तरह का। इसकी वजह यह है कि हिंदुत्व की एक दहशतगर्द जमात है जिसका नाम है सकल हिंदू समाज। अब ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने असल में महाराष्ट्र की मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बांग्लादेश के इशू को लेकर एक माहौल बनाया था। एक वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया था और प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़ करना शुरू की, इंडिया के मुसलमानों की। और वहां पर बहुत सारे इलाकों में, इंक्लूडिंग नासिक के अंदर और जलगांव में और औरंगाबाद में, अहमदनगर में, इन तमाम इलाकों के अंदर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज जलाई गई, मार कुटाई हुई, स्टोन्स मारे गए, पत्थर मारे गए और वहां पर सीवियर क्लैशेस की इतलात आ रही थी। तो मोदी वहां भाषण झाड़ रहा था बांग्लादेश के खिलाफ कि देखो वहां माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन इसके अपने मुल्क में क्या हो रहा था ये इसको नजर नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी, मैं समझता हूं कि बेशर्मी की बात है, सॉरी टू से, लेकिन बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि अपने मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा और वहां पर नजर कहां है, बांग्लादेश के अंदर। वजह इसकी यह है कि ये जलती पे तेल डालने का काम कर रहे हैं, इनको मटीरियल मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की सियासत खेलते रहे ना, तो इनको मटीरियल मिल रहा है सियासत खेलने के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, इसके अलावा इंडिया के अंदर एक और जो गलत रंग देने की कोशिश की गई है इस सारे इनकलाब को जो कि बांग्लादेश के अंदर आया है, वो ये रंग देने की कोशिश की गई है कि इस इनकलाब में गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो मुलविस हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका, ये तीनों मुलविस हैं, ये कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब कल मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया की तारीख के जो सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेल्यूअर्स उसमें से एक है। एक तो काबुल था ना, अफगानिस्तान, दूसरा ये भी इंडिया का एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूअर था कि इतनी ज्यादा ग्रिप वो समझते रहे हैं कि हमारी है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन इनको पता नहीं चला कि इनकी जो एसेट है वो धपड़दूस होने जा रही है। अब इस हवाले से आज इंडिया की इंटेलिजेंस सर्किल्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है SD प्रधान। ये बहुत बड़ा नाम इस वजह से है क्योंकि ये एक दौर में इंडिया के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। अब SD प्रधान ने आज एक आर्टिकल लिखा है इसी हवाले से कि बांग्लादेश में क्या हुआ। अब इसके अंदर SD प्रधान साहब ने 3 मुख्तलिफ नैरेटिव्स पे बात की है। बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया है उसके हवाले से 3 नैरेटिव मुख्तलिफ ऐसे हैं जिन पे बहस हो रही है ना, तो उन्होंने इस पे अपना ओपिनियन दिया है। अब वो कौन से 3 नैरेटिव हैं? इसमें वो कहते हैं कि 1 नैरेटिव होल्ड्स द शेख हसीनाज ऑटोक्रेटिक मैनर ऑफ रूल एज द कॉज, द सेकंड हैज द conspiracy involving Jamaat-e-Islami supported by Pakistan, ISI, China and the US responsible, and the third point out that the Modi government's policy to support Sheikh Hasina and its failure to warn in time the ruling Awami League of the developing situation was responsible. अब तीनों पे उन्होंने बात की है। ऊपर जो ISI, अमेरिका और चाइना वाला एंगल है, इस पे इन्होंने बात की और इसके फेवर में बात की कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन आखिर में कमाल की बात लिख रहे हैं, पढ़ के हैरत हुई कि इतनी टॉप की पोस्ट पे एक बंदा तैनात रहा है लेकिन वो इतनी ज्यादा गलत बयानी करेगा। कहते हैं कि एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न्ड इट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। इन तीनों ने किया है, ISI ने, पाकिस्तानियों ने, चाइनीज और ये जो अमेरिकन से, इन्होंने किया ये गड़बड़। हम तो नॉन इंटरफेरेंस वाले हैं ना, हमने कहा किया, हम तो चुप करके बैठे रहते हैं, हम तो चुनने का क्या है, 8 बजे दूध पी के सो जाते हैं भाई, हम तो इतने मासूम से हैं, तो हम नॉन इंटरफेरेंस वाले हैं। फिर कहते हैं इंडिया वाज अवेयर ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, द इंटेंस राइवलरी बिटवीन द BNP एंड जमात-ए-इस्लामी on one side and the Awami League on the other, Hasina's determination to try those who supported Pakistan during the 1971 liberation war and the criticism against her
for Muslim democracy. However, since its policy is not to interfere in internal affairs, it did not go beyond counseling to various political parties. Blaming India for the developments in Bangladesh is politically motivated. Look at that. हमने कुछ किया ही नहीं है. थोड़ा सा प्रधान साहब को भी आज के वीडियो में आईना दिखाना जरूरी है. ये वाशिंगटन पोस्ट की 1-2 रोज पहले की खबर देख लीजिए कि मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जरूरी है इनको समझाना कि आप क्या कर रहे थे, आप कितने नॉन इंटरफेरेंस कर रहे थे, जरा देख लीजिए. वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, इंडिया प्रेज्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेशी लीडर बिफोर हर आउस्टर. ऑफिशियल्स से आप जाके अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर भाग भाग के आपके डिप्लोमेट्स की दौड़े लगी हुई थी, उधर जाके शेख हसीना के लिए लॉबिंग कर रहे थे कि इसके हक में आप जो है ना इसकी साइड लीजिए और इनके अपोनेंट्स को ये जो क्रश कर रही हैं, जो कुछ भी करिए इसमें चुप करके बैठिए. आप ये कर रहे थे. आप उनको बता रहे थे कि क्यों जरूरी है यहाँ पर ये शेख हसीना, दूसरों को मत आने दें यहाँ पर, इसी को टिका रहने दें, इलेक्शन जीते या हारे इसी को रहने दें, बांग्लादेशी पब्लिक को भी छोड़िए, सबको छोड़िए, पब्लिक को कुछ पता नहीं होता, इसी को रहने दें, भले ही अनपॉपुलर है इसी को रहने दें. फिर भी ये पड़ी आपकी नॉन इंटरफेरेंस. द प्रिंट कहता है, यूएस सॉफ्टेंड इट्स स्टांस ऑन हसीना एट इंडियाज इंसिस्टेंस एंड मोदीज कॉल फॉर एंडिंग रिलीजन बेस्ड लॉस. तो ये रहा आपका नॉन इंटरफेरेंस वाला, वो जो आपने मेडल जीता था ना, हम तो नॉन इंटरफेरेंस करते हैं, ये पड़ा हुआ है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया वहां पर इंटरफेरेंस कर रहा होता था, लेकिन उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे खुफिया तरीके से जो वो कर रहे थे या जाहिरी तौर पर कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स वहां पर धपड़धूस हुए हैं. आखिर में एक और बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है कि शेख हसीना की जो गलतियां थी उनको रिपीट नहीं करना चाहिए. नई जो भी गवर्नमेंट या नया जो भी सिस्टम आएगा उनको रिपीट नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ी गलती जो शेख हसीना ने की डेमोक्रेसी को क्रश करने के लिए वो ये थी कि इन्होंने अपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे बैन लगा दिया था. पार्टियां की पार्टियां बैन इन्होंने कर दी थी, मुख्तलिफ बहाने बना के. 100 तरह के बहाने होते हैं, पार्टी बैन करना चाहे ना 100 तरह के बहाने होते हैं. इन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बैन किया हुआ था, सियासत से उनको दूर करने के लिए ये किया हुआ था. बांग्लादेश को वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी चाहिए. मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैदान सबके लिए ओपन होना चाहिए, सियासी मैदान सबके लिए ओपन होना चाहिए और मुकाबला उसमें करना चाहिए, पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर मुकाबला करना चाहिए. जिसको पब्लिक वोट दे उसी को रूल करना चाहिए. ये जो शेख हसीना ने गलतियां की उसको दोहराना नहीं चाहिए. लेकिन अभी से लेकर प्रो इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं और इंडियन मीडिया ये एक माहौल बना रहे हैं कि फला पार्टी को नहीं होना चाहिए सियासी मैदान में, फला पार्टी को नहीं होना चाहिए. एक मरतबा फिर से जमात इस्लामी के लिए यही हमें मैराथन कैंपेन नजर आ रही है बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के अंदर कि इसको नहीं होना चाहिए, बाकी हो ना हो इसको नहीं होना चाहिए. अब इसके अंदर वो तरह तरह की चीजें बता रहे हैं कि देखें ये तो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, देखें ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, देखें ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, देखें कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, ये क्या कौन सी सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं वगैरह वगैरह. मेरे ख्याल से ये वही फाशिज्म है जो कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर था और जिसके खिलाफ अपराइजिंग हुई है. मेरे ख्याल से कौन हुकूमत में रहेगा, कौन अपोजिशन में रहेगा, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को करना चाहिए. इसीलिए मैदान सब सियासी पार्टियों के लिए बराबर का होना चाहिए और सबको ओपन ग्राउंड मिलना चाहिए कैंपेन रन करने के लिए. स्क्रोल के अंदर इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर एक आर्टिकल लगा है कल कि अब बांग्लादेश इन ट्रांजिशन डज नॉट नीड अ रिसर्जेंट जमात इस्लामी. क्यों भाई, आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचने की बात है ना, पब्लिक डिसाइड करेगी. अगर एक पार्टी का वोट बेस है ग्राउंड के अंदर जितना भी है 5% 10%, तो उसको क्यों नहीं हक होना चाहिए सियासी मैदान में एग्जिस्ट करने का? अगर यही सब कुछ दोबारा करना है तो ये तो शेख हसीना भी करती थी, इसको भी बैन लगा दो, उसको भी बैन लगा दो. तो पब्लिक किधर गई सब चक्कर के अंदर? पब्लिक किधर है भाई? फिर इसमें पब्लिक को फैसला करने दें कि कौन रहेगा कौन नहीं. कहते हैं कि री इंस्टेटिंग अ कम्युनल पार्टी दैट फ्लोट्स द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट मेक अप फॉर द अवामी लीग गवर्नमेंट्स पास्ट डीड्स. इस पे फिर वो तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है. मेरे ख्याल से किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए. पावर में किसने रहना है, पावर में किसने नहीं रहना है, इसका फैसला पब्लिक पे छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है. एंड बिलीव मी, आजकल की जो पब्लिक है ना वो बड़े समझदार लोग हैं. किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, इसका फैसला अगर आप इन्हीं के ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा. और इसी से बांग्लादेश में असल डेमोक्रेसी रिवाइव हो सकती है. रियल डेमोक्रेसी इसी तरह से रिवाइव हो सकती है कि जब इक्वल ग्राउंड हो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए.